हे देयर, दिस इज प्रांशु वर्मा एंड दिस इज आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अपन लोग इस लेक्चर में जेईई मेंस लेवल तक के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन सीईटी के लेवल के होंगे, कुछ क्वेश्चन जेईई मेंस लेवल के और नीट लेवल के, ठीक है। तो मैं आपको बोलता हूँ, देखिए मैंने आपको बोर्ड लेवल के क्वेश्चन कराए हैं कुछ, हर क्वेश्चन नहीं करा सकता, अनगिनत क्वेश्चन है, ठीक है। लाखों क्वेश्चन मैं बना सकता हूँ, किसी भी बोर्ड लेवल के बोलो, जेईई लेवल के बोलो, एडवांस लेवल के बोलो, अलग इन्फानाइट क्वेश्चन है, ठीक है। और उनको सॉल्व भी किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि सॉल्व नहीं किया जा सकता, लेकिन अपने पास क्या बोलते हैं उसको, इतने क्वेश्चन कराना टीचर की बस की बात नहीं होती, दूसरा स्टूडेंट की बस की बात भी उतनी नहीं होती, ठीक है। तो अपने को क्या है कि हर टॉपिक पे 5-6 क्वेश्चन कम से कम हमारे हो जाएं, अपना टारगेट ये रहता है, ओके। और मेरा भी ये टारगेट है कि मैं हर टॉपिक को एक बार कवर तो ज़रूर कर लूँ, ठीक है। और जो स्पेशल टाइप के क्वेश्चन हैं उनको तो ख़त्म करवा ही दूँ, ओके। तो पहली बात तो ये है कि जो मैंने कल लेक्चर में क्वेश्चन दिया था आपको लास्ट में, उसका सॉल्यूशन किसी ने भी नहीं दिया, जो कि एक बहुत गलत बात है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं वो क्वेश्चन नहीं सोल्व कराने वाला हूँ आज के लेक्चर में। मैं सोच रहा था उस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा जब तक कि कोई बच्चा मेरे को उसका सॉल्यूशन ना ला के दे, या एक ट्राई तो ना करके दे कम से कम। मैं बोलता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, अटैम्प्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि ये पेपर नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी। यहाँ पे अटैम्प्ट करना आपको क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो क्वेश्चन मैंने दिया था उसको अटैम्प्ट करो, ठीक है। उसका सॉल्यूशन कैसा भी हो, सही हो गलत हो, कुछ पता नहीं पड़ता उससे, मेरे को व्हाट्सएप करो, ठीक। तो आज को क्वेश्चन जो होंगे हमारे वो आगे के होंगे, अलग क्वेश्चन होंगे, ओके। तो लेट्स गेट स्टार्ट अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लेक्चर, ओके। मेंस लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो पहला स्टार्ट करता हूँ मैं, एक एनसीईआरटी की फिंगर टिप बुक है, उसमें एक अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं कुछ, तो उसमें से एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसको मैं लिखवा रहा हूँ, ओके। क्वेश्चन अच्छा आएगा, ये मत सोचना कि एनसीईआरटी की बुक का है, नहीं, इससे आपका लॉजिक क्लियर होगा, क्योंकि इस पे जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, इस फॉर्मूला पे बेस एक बार जेईई में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो फंडा समझो बस। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन है, देयर इज एन ऑयल ड्रॉप, ठीक है, देयर इज एन ऑयल ड्रॉप ऑफ मास 20 ग्राम having charge -8 ओके। एक हमारे पास एक ऑयल ड्रॉप है जिसका वजन दिया हुआ है 20 ग्राम, और उसकी हमें चार्ज वैल्यू दी हुई है, कितना है उसका ग्राम चार्ज वैल्यू, 8 इलेक्ट्रॉन, कैसा है, नेगेटिव, ओके। freely falling under the gravity, ग्रेविटी के अंडर वो फॉल करती है, ओके। तो there is an electric field, ठीक है, there is an electric field, capital E vector, directed vertically upward, okay, in order to stop the एक काम करें, ओके। तो वर्टिकली डाउनवर्ड in order to stop the motion of drop, find the intensity
ऑफ इलेक्ट्रिक। देखो मैंने वहाँ पे -8 इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया था, जिसको मैंने उसको सही किया और उसको मैंने कैसा कर दिया पॉजिटिव, क्योंकि क्या करा मैंने एक थोड़ा सा अलग से काम कर दिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे दी मैंने, कैसी है वर्टिकली है और किस तरफ है अपवर्ड है, ऊपर की ओर है। ओके, तो इसीलिए आप समझोगे जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा। यदि कोई बच्चा क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है तो बेहतर होगा, क्वेश्चन सॉल्व करे और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे, ठीक है, अन्यथा मतलब नहीं तो रहने दो। ओके, तो देखो अपन लोग फिगर बनाने की कोशिश करते हैं तो क्या रहेगा। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, वर्टिकली है अपवर्ड, वर्टिकली ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने बताया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की टेल क्या बताती है, पॉजिटिव है चार्ज की डायरेक्शन और किस तरफ जाती है नेगेटिव चार्ज की। आप देखो मेरा जो ऑयल ड्रॉप थी उस पर यदि मैं नेगेटिव इलेक्ट्रॉन रखता, नेगेटिव चार्ज रखता, तो ये नीचे की तरफ खींचता और ग्रेविटी भी नीचे की तरफ ले जाती, तो वो इक्विलिब्रियम में कभी भी आ नहीं पाता। इसलिए मैंने इसको कैसे चार्ज दे दिया, पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब ध्यान से देखो, कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका होगा कि 8 इलेक्ट्रॉन है, इस पर ग्रेविटी फोर्स लगा रही होगी नीचे की तरफ, कितना m/g। ओके, एक फोर्स ये रहा, दूसरा फोर्स कौन लगा रहा होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये किस तरफ लगा रही होगी, ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो किस तरफ लगा रही होगी, ऊपर की ओर, है ना। और उसकी वैल्यू कितनी होगी, E × Q या Q × E, आया ना। इन ऑर्डर टू इक्विलिब्रिएट दिस ऑयल वी हैव टू पुट द नेट फोर्स ऑन द ऑयल ड्रॉप इक्वल टू 0। आपको पता है कि ऑयल ड्रॉप पे कितना फोर्स होना चाहिए, यदि उसको इक्विलिब्रियम में लाना है तो 0 लगाना होगा। कितना लाना होगा, 0। एफ नेट कितना करना होगा, 0 करना होगा। यदि मैंने एफ नेट उस पर 0 कर दिया तो वो क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम में हो जाएगी। ओके, तो ये सब आप चीज़ पढ़ चुके हो। ओके, तो आपको पता है इन ऑर्डर टू गेट द इक्विलिब्रियम स्टेट एफ नेट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे हमारी ऑयल ड्रॉप पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक E × Q या Q × E ऊपर की तरफ, एक M × G नीचे की तरफ, बस काम खत्म। तो दोनों को क्या कर दो, इक्वल कर दो। कैसे कर दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके -0 के रख दो इक्वल, तो Q × E इक्वल टू हो जाएगा M × G, E की वैल्यू बतानी है M × G/Q। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्ट क्यों किया होगा, ये आपको समझ में आ रहा है। दो फोर्सेज है, दोनों अपोजिट टू ईच अदर हैं, तो मैंने उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके, तो E इक्वल टू, यहाँ पे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता बड़ा कौन है छोटा कौन है, क्योंकि यहाँ पे दोनों कहते हैं इक्वल है। मास की वैल्यू कितनी दी गई थी मैंने, 8 ग्राम, 20 ग्राम। मैं इसको अच्छे से बनाना, 20 ग्राम है, इसलिए इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। G की वैल्यू 10 ले लो, D नहीं है तो, और चार्ज की वैल्यू कितनी है, 8 इलेक्ट्रॉन 1.6 ओके, तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन करना है, बस आंसर पाना है। इसका सॉल्यूशन कैसे कर लोगे आप देख लो यार, कुछ तो बढ़िया प्रोग्राम है। इसको ऊपर लेके जाऊँगा मैं, तो 10 की पावर सोल्व करते हैं। सबसे पहले -3 -2 हो जाएगा और +19 मतलब +17 हो जाएगा ये तो। ओके, मुझसे पूछना मत कैसे हो गया ये, +18 हो गया, ऐसा नहीं पूछ सकते हो। 1/4 ये हो जाएगा 1/16 × 6.4 ओके, 1/6.4 × 10⁻18 ओके। पॉइंट हटाया ऊपर 0 बढ़ा दी, 10/64 हो गया। डिवाइड करो, पॉइंट कितनी बार होगा, 100 हो जाएगा, तो 64 कितनी दफ़ा चलेगा, 1 दफ़ा चलेगा। ओके, 64 कट गया, कितना बचा, 70 3 36, 36 0 लगा दिए, 360। ओके, 360 कितनी दफ़ा चल जाएगा, कितनी दफ़ा चल जाएगा भाई, 5 दफ़ा चल जाएगा, 1.5। बस काम खत्म, यहाँ पे काम खत्म करो। ओके, और ये हो गया है 18, या इससे आगे एक स्टेप बढ़ा दो,
1.5 इंटू 10⁻17 न्यूटन पर कूलम। मेरे ख्याल से आपको आंसर समझ में आया होगा कैसे मैंने किया इस क्वेश्चन को सॉल्व। हमने कुछ नहीं करना था। तब अब ये क्वेश्चन जो सॉल्व होंगे ना, ये तमीज़ से नहीं होने वाले, ये डायरेक्ट ही होंगे, बस सीधे सीधे फटाफट फटाफट करते जाओ, क्योंकि ये थोड़ा सा NCERT से भी रिलेटेड था, इसलिए इसमें थोड़ा सा लिखना ज़्यादा पड़ा। ओके, तो हमने क्या करा, केवल और केवल जो हमारा बेडरॉक थी उस पर नेट फोर्स 0 किया हमने। इलेक्ट्रोड उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखा जो अपवर्ड की तरफ लग रहा था। हमने जो वेट है वो नीचे की तरफ लग रहा था, M×G, दोनों को इक्वेट करा, इक्वेट करके इक्वेशन निकाली, वैल्यू पुट करी और आंसर फाइंड किया। वैल्यू पुट करने के बाद फिजिक्स खत्म हो जाती है। देखो याद रखना, यहाँ तक मेरी फिजिक्स थी, यहाँ तक मेरी फिजिक्स थी। यदि यहाँ तक आपको समझ में आया तो मैं हूँ सक्सेसफुल। ओके, और यदि यहाँ के बाद प्रॉब्लम है तो बेसिकली मैं बताऊँ, मेरी प्रॉब्लम नहीं है वो। ओके, वो आपकी फिर मैथ्स प्रॉब्लम है और आपको मैथ्स की प्रैक्टिस फिर अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से कैलकुलेशन है, ये सारी क्या है, कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशन जितनी अच्छे से करोगे आप, वो आपकी अच्छी रहेगी। और मैं बता दूँ आपको, कैलकुलेशन जो होती है, फिजिक्स की हो, मैथमेटिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, वो सारी की सारी प्रैक्टिस से आती है। ठीक है, तो जितनी हद से हद ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी मैथ्स होती जाएगी और ये कैलकुलेशन 1 सेकंड में समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो उतारो इसका स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन नहीं आपको दिख पा रहा हो तो मैं बता दे रहा हूँ कि मैंने जब क्वेश्चन उतार रहा था, मैं तो बोल रहा था, तो उस टाइम पे जाना, मेरे को पीछे फॉरवर्ड करना, मैं बैक का बोर्ड ना रख जाऊँगा और यहाँ पे आके रोकना, तो मेरे को सुन लेना, अच्छे से क्वेश्चन उतार लेना। यदि ना साफ समझ में आए तो ओके, सुन के उतार लेना, ईयरफोन लगाओगे। ठीक, तो हटाओ, चलो। आपको पास किसी भी वीडियो को, जो तरीके हैं, कई सारे तरीके होते हैं वीडियो को डाउनलोड करने के, वीडियो को सेव करने के, कई सारे तरीके हैं आपके पास। ओके, तो बच्चे सेव करने की कोशिश करते होंगे, बाद में देखें, लेकिन मैं बताऊं आपको, सेव करना सही नहीं है। आप डाउनलोड कर सकते हो, बहुत सारी ऐप्स होती हैं, जैसे यूट्यूब वीडियो आप डाउनलोड कर सकते हो, तो बाद में भी काम आएंगे आपके। ठीक है, लेकिन बेहतर होगा कि अच्छे से यहीं पे समझो, जब देख रहे हो ना तभी कॉपी पेन लेके बैठो, जो मैं बोलते जा रहा हूँ उसको लिखते जाओ, धीरे धीरे करके। ओके, तो आगे का क्वेश्चन करते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन करें। तो आगे क्वेश्चन क्या है भाई, एक अच्छा क्वेश्चन मेरे को दिमाग में आ रहा है कि there's a charge small q, ठीक है, place in the center of line joining two equal and like charges Q। ठीक है, क्या ये डाइपोल हो सकता है? दो इक्वल चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हैं और रखे हैं एक डिस्टेंस पर, तो क्या हम इस इक्वल हो सकते, सॉरी डाइपोल क्रिएट कर सकते हैं? नहीं। क्यों? डाइपोल क्रिएट करने के लिए कैसे चार्ज चाहिए? इक्वल एंड अपोजिट नेचर, अनलाइक चार्जेस चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे डाइपोल नहीं हो सकते। तो ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। तो आंसर हाँ, तो क्वेश्चन क्या है, इन ऑर्डर, जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सबके MCQs हैं, सब MCQs हैं, सबके ऑप्शन है, लेकिन मैं ऑप्शन नहीं लिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे याद नहीं रहते ऑप्शन, और मेरे को चीप लगता है वो पेपर लेके मैं बैठूँ यहाँ पे क्वेश्चन निकालूँ, वो मेरे को अच्छा नहीं लगता। ओके, तो इसीलिए मैं केवल और केवल मैं अपने दिमाग में क्वेश्चन याद रखता हूँ कि किस टाइप का क्वेश्चन था और उनको सॉल्व करा देता हूँ। तो हाँ, इन ऑर्डर टू मेक द सिस्टम इन equilibrium, what should
ठीक है। ये शुड का क्या हो गया था, शुअल हो गया था, अभी मैं शुअल होगा। शुड, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ स्मॉल, तो 4 ऑप्शन थे, प्लस क्यू बाई 2, प्लस क्यू बाई 4, माइनस क्यू बाई 4, माइनस क्यू बाई 2। ओके, तो मैं ऑप्शन नहीं लिखाने वाला, इसके ऑप्शन भी देखो याद कर दो। ओके, तो चलिए क्वेश्चन करें। जो भी बच्चा है मैं पहले उसकी थ्योरी समझा देता हूँ। थ्योरी में क्या बोला है कि हमें बोला है कि भाई देयर इज अ चार्ज स्मॉल क्यू, एक चार्ज है स्मॉल क्यू का। ओके, स्मॉल क्यू का चार्ज है, प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ ए लाइन, एक कोई लाइन है, ठीक है, ये है, मतलब यदि ये डिस्टेंस ए है तो ये डिस्टेंस भी कितना है ए, क्योंकि सेंटर बोला है, लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है, 2 इक्वल चार्जेस, मतलब एक ऐसी लाइन है जो ज्वाइन करती है 2 इक्वल चार्जेस को। ओके, ज्वाइन कर दिया है लाइन 2 इक्वल एंड लाइन चार्जेस क्यू, मतलब यदि ये भी पॉजिटिव है तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। देन इन ऑर्डर टू इक्विलिब्रियम, इस सिस्टम को अपने को क्या बनाना है, इक्विलिब्रियम बनाना है। क्या बनाना है, इक्विलिब्रियम बनाना है। तो हमें बताना है कि इस क्यू की वैल्यू, सॉरी इस स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए। और यहाँ पे ये याद रखना कि माइनस प्लस मैंने बोला है, इसका मतलब नेचर भी मैटर करता है। ओके, तो जो भी बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है करे, ठीक है। चलिए, अब जिसने भी सॉल्व किया बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं किया अब वो हिंट सुने और उसके बाद करें। देखो इस क्वेश्चन के 3 स्टेप थे। पहला तो जब मैंने क्वेश्चन लिख लिया उसके बाद सॉल्व नहीं कर पाया, मैंने ये फिगर बना दी, समझा दिया क्वेश्चन क्या है, तब सॉल्व। और उसके बाद अब हिंट दे रहा हूँ तीसरा स्टेज में, चौथी स्टेज में मैं खुद करूँगा, ठीक है। तो हिंट क्या है इस क्वेश्चन का, हिंट ऐसा है कि इस इक्विलिब्रियम बनाना है तो इस पर भी फोर्स क्या रहना चाहिए, 0, इस पर भी फोर्स क्या रहना चाहिए, 0, इस पर भी फोर्स क्या रहना चाहिए, 0। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो भी चार्ज रखोगे उस पर फोर्स कितना रहेगा, 0। कुछ भी रखो, प्लस माइनस कैसा भी, या अड़ंग बड़ंग कुछ भी चार्ज रख दो, उस पर हमेशा फोर्स कितना रहने वाला है, 0, ठीक है। याद रखना ये चीज़, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ से जो डिस्टेंस है वो सेम है, यहाँ पे ये वाला जो चार्ज करेगा वो इधर को पुल करेगा, इधर को करेगा, या फिर इधर को करेगा या इधर को करेगा, सेम इंटेंसिटी के थ्रू करेगा, दोनों फोर्सेस क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसीलिए हमेशा यहाँ पे कोई भी चार्ज रखेंगे तो उस पर नेट फोर्स क्या होने वाला है, 0, ठीक है। तो यहाँ से तो हमें समझ नहीं आ रहा, हमें इक्विलिब्रियम बनाना होगा तो या तो इसको 0 करना है या इसको, अगर एक को 0 कर तो दूसरा अपने आप 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों फोर्सेस कैसे हैं, सेम काइंड है, कैसे हैं, सेम काइंड। इसीलिए ये हमारे पास बेनिफिट है कि हम एक को 0 करेंगे, दूसरा अपने आप में 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या कर दो, 0। तो अब हिंट दे दिया यार, क्वेश्चन सॉल्व करें। चलो, जिस पे हो गया, नहीं हुआ देखो भाई, अब ठीक है। तो देखो भाई, करो। चलिए, तो हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, ओके। और एक काम कर लेते हैं, इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ओ, ठीक है। और हमको बताना है नेट फोर्स ऑन पॉइंट ए, ओके। चलें से जो चलिए, तो नेट फोर्स ऑन पॉइंट ए देखते हैं, ठीक है। देखो भाई, यदि मैं यहाँ पे कोई भी चार्ज रख दूँ, ठीक है, हम इस पॉइंट ए को स्टडी करने की स्टार्ट करते हैं। देखो ये जो चार्ज है कैसा है, पॉजिटिव है, कैसा है, पॉजिटिव। इसका मतलब ये जो चार्ज है इस चार्ज को किस तरफ धकेलेगा, इस तरफ, FB, क्लियर है, क्लियर है इतना। देखो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका जेई में आया हुआ, 2000 में आया था या 10 में आया था, कुछ ऐसे टाइम में आया था, 2009-10 में आया हुआ था, ठीक है। तो उस टाइम का क्वेश्चन है ये। तो जेई मेंस के जो अच्छे क्वेश्चन है वो थोड़े पुराने टाइम में ही आए हुए हैं, क्योंकि उस टाइम में मेंस या एडवांस नहीं होता था, केवल एक चीज़ होती थी, ठीक है। अब एडवांस होने लगा है, इसीलिए अब अलग चीज़ है कि अब मेंस अलग पढ़ाएंगे, एडवांस अलग पढ़ाएंगे, तब केवल एक ही चीज़ होती थी। तो लेवल ऑफ क्वेश्चन अच्छे होते थे उस टाइम पे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो देखो भाई जरा,
ये जो फोर्स है, सॉरी ये जो चार्ज है इस पर इस तरफ फोर्स लगाएगा, ठीक है, क्लियर होगा। अब जरा इस पे देखो पॉइंट ओ पर, ओके, पॉइंट ओ पर देखिए, जरा पॉइंट ओ पर देखोगे यार, तो यदि मैंने इस पे पॉजिटिव चार्ज रखा, यदि इस पे मैंने कौन सा चार्ज रखा, पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, इस चार्ज को रिपल करेगा, मतलब इस तरफ भेज देगा, इस तरफ भेजेगा, हाँ या ना। यदि इसने इस तरफ भेज दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, क्या गड़बड़ हो जाएगी, अरे भाई देखो देखो सेम चार्ज सेम डायरेक्शन में फोर्सेस हो जाएंगे, एफ नेट क्या आएगा, एफ बी प्लस एफ ओ, मतलब समथिंग ना समथिंग आएगा, और हमें तो एफ नेट क्या करना है, जीरो करना है भाई, इक्विलिब्रियम लाना है ना, क्या लाना है, क्या लाना है, इक्विलिब्रियम कंडीशन लानी है, तो इक्विलिब्रियम लाने के लिए, सॉरी इक्विलिब्रियम यहाँ पे, इक्विलिब्रियम लाने के लिए हमें जीरो करना होगा एफ नेट, लेकिन यहाँ पे जीरो आएगा कभी भी नहीं आएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ से हमें करना क्या होगा, हमें इस चार्ज को कैसा रखना पड़ेगा, निगेटिव, कैसा रखना पड़ेगा, नेगेटिव। देखो जिसके पास लॉजिक होता है ना, उसके लिए जेईई मेंस के क्वेश्चन, एडवांस के क्वेश्चन आसान हो जाते हैं, ठीक है। अब यदि इसमें 4 क्वेश्चन दिए, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से 2 पॉजिटिव दिए होंगे, 2 निगेटिव दिए होंगे, है ना। तो आपने दिमाग में सॉल्व करके ये बता दिया कि पॉजिटिव तो आंसर होगा ही नहीं, इसका आंसर क्या होगा, निगेटिव। तो आपके लिए 50-50 तो हो गया ना, 2 आंसर हो गया आपके। अब 4 में से 2 ऑप्शन सही हैं आपके, जो निगेटिव वाले होंगे, जो पॉजिटिव वाले वो क्या हो गए, खुद ही गलत हो गए, ठीक है। इसीलिए जेईई मेंस के क्वेश्चन जो होते हैं ना, लॉजिकल बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाते हैं, ओके। तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, क्वेश्चन में इतना दम नहीं है, इतना टाइम लगेगा। अब माइनस चार्ज मैंने रखा है, इस पर कौन सा चार्ज रखा है, माइनस। यदि मैं माइनस रखूँगा तो ये क्या करेगा, इस चार्ज को, ये पॉजिटिव ही निगेटिव, तो इस पर किस तरफ फोर्स लगाएगा, अट्रैक्शन, हाँ या ना, अपनी तरफ बुलाएगा। एफ ओ क्या करेगा, अपनी तरफ बुलाएगा पॉइंट ए के चार्ज को, ओके। अब देख लो बस पॉइंट ए पे देखो 2 फोर्सेज है, एक एफ बी एक एफ ओ, दोनों अपोजिट है, तो नेट फोर्स क्या करना है, एफ बी माइनस एफ ओ, हाँ या ना, और नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। तो एफ बी माइनस एफ ओ क्या होना चाहिए, 0, एफ बी इक्वल टू एफ ओ रख दो बस, हाँ या ना। अब भी चांसेस है आपके पास, अभी भी हिंट ही चल रहा है, समझ लो, सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करो, जिसने कर लिया अच्छी बात है। अब मैं करूँगा आपको, तो मैंने बताया आपको कि एफ नेट क्या होना चाहिए, 0, एफ नेट की वैल्यू क्या है, एफ बी माइनस एफ ए, सॉरी एफ ओ इक्वल टू 0, एफ बी इक्वल टू क्या आ रहा है, एफ ओ, एफ बी की वैल्यू क्या होगी, ओ हो, कितना अच्छा क्वेश्चन है ना ये, तो पूछा मैंने, तो क्या होगी भाई, के इंटू क्यू, कैपिटल के इंटू स्मॉल कैपिटल क्यू, बीच का डिस्टेंस कितना है, 2a का होल स्क्वायर, 2a माना है ना मैंने डिस्टेंस, के इंटू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन क्या है, ए स्क्वायर, के से के कटा, के से के कटा, क्यू से क्यू कटा, क्यू से क्यू कटा, ओके, ये ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर कट गया, क्यू की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे क्या बचेगा, क्यू ए स्क्वायर अपॉन 4 ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, क्यू की वैल्यू क्या आ गई, क्यू बाई 4, काम खत्म हो गया। कुछ क्वेश्चन में था क्या, कुछ था क्या क्वेश्चन में भाई, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं भाई, उतारो जल्दी इस क्वेश्चन में, ठीक है, आसान था ना। चलो हमने इक्विलिब्रियम में लगा दिया सिस्टम को जहाँ कहीं भी इक्विलिब्रियम में लाना हो तो बस क्या करने का है, क्या करने का है, इक्विलिब्रियम में लाने के लिए नेट फोर्स 0 कर देता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है ना, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, आपने स्फीयर का फॉर्मूला याद होगा ना आपको, जो मैंने लास्ट में डेरिवेशन कराया था, उससे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, और 2008 में आया वो क्वेश्चन, ठीक है। और उसमें वो क्वेश्चन जो है उस टाइप का ही क्वेश्चन एक बार 2014 मेंस में भी आया था, ठीक है। तो बड़े आराम से समझो उस क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन कैसा है, ओके। तो देयर इज अ शेल, spherical shell of radius कैपिटल R, ठीक है, चार्ज
बाई क्यू, चार्ज बाई क्यू। ओके, एक शेल है, स्फेरिकल शेल है जिसकी रेडियस आर है और इस पर चार्ज कितना दिया हुआ है, क्यू चार्ज दिया हुआ है 10। ठीक है, देन द ग्राफ which represent the intensity, which represents the intensity of the electric field, which represent the electric field with the range, रेंज दी गई थी, क्वेश्चन में भी दी गई थी, मैं भी दे दे रहा हूँ। ओके, 4 ऑप्शन दिए हुए थे, मैं भी इसमें ऑप्शन दूंगा क्योंकि ये तो बढ़िया लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें तो ऑप्शन बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, आर ये है, आर क्या होगा, डिस्टेंस होगा, वहाँ पे डिस्कस किया हुआ था आर क्या होगा, लेकिन हमें पता है पहले से आर क्या है, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा। आर क्या होगा, आर विल बी द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल। ठीक है, जो पॉइंट हम लेंगे उसका डिस्टेंस होगा। ओके, तो एक ग्राफ था ऐसे, ठीक है, इस टाइप के ग्राफ आप पढ़ोगे जब आप ग्रेविटेशन करोगे तब। ये ई, ये स्मॉल आर, ठीक है, ये ई, ये स्मॉल आर। नहीं, और लास्ट ठीक। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन, इस टाइप के ग्राफ थे। अब याद रखना, ग्राफ का कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, ग्राफ का कोई भी क्वेश्चन हो इम्पोर्टेंट ही होता है। ठीक है, इसमें कोई भी किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ग्राफ का जो भी क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, ऑलवेज इम्पोर्टेंट होगा, वो कभी भी आया हो कभी ना आया हो। तो किसने आंसर दे दिया है मुझे, अच्छा चलिए मैं कुछ कर लेता हूँ उसमें। कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर। ओके, मतलब ये सीधी सी बात है, ये सरफेस है, ये सरकमफ्रेंस आ गई आपकी स्फीयर की। ठीक है, ये आ रहा है यहाँ पे सरकमफ्रेंस आ जाती है। ओके, तो यदि याद हो आपको फॉर्मूला, जिसने आंसर दिया है इसका कौन सा आंसर दिया है भाई, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। कौन सा ऑप्शन दिया है, जिसने ए दिया है वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, जिसने सी दिया है वो भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, वो सी ना हो खुद ही। ठीक है, जिसने बी दिया है वो एकदम सही है, जिसने बी दिया है वो एकदम सही है। और अब देखते हैं क्यों सही है। ठीक है, बोल देंगे नहीं ये भी गलत है, डी वाला सही होगा, ऐसा थोड़ी आग है। चलिए देखिए, हाँ देखते हैं। हाँ देखो क्या है भाई, आपने नहीं पढ़ा था भाई एक फॉर्मूला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है शेल में कितनी थी भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर तो कितनी थी, 0, इनसाइड है ना, इनसाइड कितनी थी, 0 थी। और आउटसाइड क्या था भाई, आउटसाइड कितनी थी, आउटसाइड समथिंग थी, कुछ ना कुछ था भाई, ये था भाई, मैंने याद होना चाहिए ये था माना बोल दो बाई एप्सिलॉन नॉट टी अपॉन समथिंग है ना, कुछ था क्या था, डेरिवेशन सॉल्व कर देते हैं। कैपिटल आर स्मॉल आर ले लें, ठीक है, यहाँ पे स्फेरिकल शेप मान लिया हमने, 4 पाई आर कट जाएगा, 4 पाई आर। ठीक है, ओके, और यहाँ पे क्या रहेगा, इसकी क्या बोलते हैं इसको, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो ये था फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का, ई
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, ये था, है ना, ये ना, चलिए। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था हमारे यहाँ पे कि सिग्मा इंटू कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन थीटा या एप्सिलॉन नॉट इज आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वेरिएबल कौन है, सिग्मा कांस्टेंट है, कैपिटल आर कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, क्या है वेरिएबल केवल 1/r स्क्वायर, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्रोपोर्शनल है किसके 1/r स्क्वायर के, और इनसाइड क्या है 0, इनसाइड क्या है 0। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई वैल्यू है नहीं है, जब तक वो कहाँ पे नहीं पहुँचा कैपिटल आर पे, जब तक उसकी वैल्यू क्या है 0। लेकिन जैसे ही आर पे पहुँचा हो उसकी वैल्यू राइज अप करी, कितनी कर जाएगी, कितनी कर जाएगी, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे कैपिटल आर तो ये अपॉन ये हो जाएगी, ओके। दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू, ये क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू होगी, ओके। लेकिन उसके बाद कैसे डिक्रीज करेगी, इन्वर्सली स्क्वायर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब भाई वो नीचे की तरफ डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है, आपको पता है ना ये सर, है ना। तो इस तरीके से वो डाउनफॉल कर जाएगा और आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक। तो जिस चीज़ को समझ आया है वो उसको उतारो, क्वेश्चन को उतारो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो, काम कर करो, ओके, ले लिया। चलो जो भी स्क्रीनशॉट लो ना मेरे, यदि इसमें क्लियर ना आ रहा तो उसका भी मैं सोल्यूशन बताऊँ आप लोगों को। उसमें भी स्क्रीनशॉट्स में मेरे जो वर्ड्स लिखे हुए आ रहे हैं वो क्लियर नहीं आ रहे, तो क्या करने का है, आपको एक पीडीएफ मेकर होता है, डाउनलोड कर लो उसको, पीडीएफ मेकर को, उन स्क्रीनशॉट को ऑर्डरली लगाओ और उनको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लो। पीडीएफ में जैसे ही कन्वर्ट करोगे, थोड़ा सा बड़ा करोगे, आपको क्लियर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। पीडीएफ में जैसे ही कन्वर्ट करोगे तो फटेगा नहीं, ओके, होता है भाई। चलिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, करनी पड़ती है भाई अपने को, सॉल्यूशन ढूंढने है ना हर चीज़ का। कोरोना चल रहा है भाई, हाँ, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लाऊँ ना, ठीक है, लो इतना खतरनाक तो भाई as shown in the फिगर में जैसा शो किया गया है, लेकिन फिगर है कहाँ, फिगर थोड़ी देर में आ जाएगी। as shown in the figure there is a wire AB shaped as a circular curve of center C। एक कोई वायर है जिसको हमें सर्कुलर शेप में लगाया गया है, सर्कुलर कर्व में लगाया गया है, जिसका सेंटर कौन है C है, कौन है C, ओके। नाउ एंड infinitely long wire, एक infinitely long wire भी है having charge Q, चार्ज उस पर कितना है भाई, Q है, या Q नहीं है, चार्ज डेंसिटी लेते हैं, having चार्ज डेंसिटी, कौन सी चार्ज डेंसिटी लूँगा मैं, लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। पिछले क्वेश्चन में क्या ली थी, सिग्मा ली थी, है ना, क्योंकि वहाँ पे शेल था, शेल में सरफेस का लेना। ओके, एक हमने ले लिया यहाँ पे चार्ज डेंसिटी लैम्डा, देन फाइंड द मिनिमम वर्क डन, find the minimum work done to move a charge from B to A, ठीक है। किसी चार्ज को उसका वैल्यू भी दे देते हैं Q0,
उसको हमें कहाँ से कहाँ मूव करना है, बी टू ए मूव करना है। ओके, अब हम फिगर की बात कर लेते हैं। ये प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज, ये हमारा क्यू हो गया। तो ये हमारा वाई हो गया, ए बी, ठीक है। ओके, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट सी हो गया, हमें ये वैल्यू दी गई है ए, ये वैल्यू दी गई है 2, ठीक है। जिस चीज़ को प्रॉब्लम हो रही हो मैं पहले बता दूँ, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, और आपको यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सा होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, इनटू क्यू। ओके, और ई कैसा होगा, वायर वाला, ठीक है। लेकिन देखो इस क्वेश्चन को बेहतर होगा मैं ही करूँ, क्योंकि आप नहीं कर पाओगे, इसमें फंक्शन बनेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स होगा वो वेरिएबल होगा। ध्यान से देखो कि वो फोर्स क्या होगा, भाई मैं यहाँ पे बी लिख दे रहा हूँ काफ़ी नीचे, अभी बी से सी डिस्टेंस चेंज हो रही है। यहाँ पे 3 है डिस्टेंस है बी पर, और सी पर कितने डिस्टेंस है, 2 है ना। तो आपकी जो डिस्टेंस चेंज हो रही है, डिस्टेंस चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। क्या आएगा, चेंज आएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी में चेंज आएगा तो फोर्स भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि फोर्स क्या होता है, इनटू क्यू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, ई विल बी चेंज देन द वैल्यू ऑफ फोर्स विल बी चेंज। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज़ भी। ओके, कोई दिक्कत। तो वेरिएबिलिटी है, वेरिएबल वाले फंक्शन में हम क्या करते हैं, एक फंक्शन मांगते हैं छोटा सा, और उसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देते हैं उस चीज़ को। और इंटीग्रेशन आपने मैथ्स में सीख लिया होगा, सीख लिया ना, हाँ, तो ठीक है, करते थे कुछ। तो यहाँ पे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, इस वर्ड से। ये वर्ड क्या है, घुमाने के लिए आपको, इसको मत देखना, बस किसको देखो, इसको देखो। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, पता नहीं आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। और जो कंजर्वेटिव फोर्सेज होते हैं, जो कंजर्वेटिव फोर्सेज होते हैं, उनके लिए वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट। कैसा होता है वो, पाथ इंडिपेंडेंट, मतलब पाथ से स्वतंत्र, रास्ते से स्वतंत्र रहता है। आप किसी भी पाथ को फॉलो करते हुए जाओ, उस पर आपका क्या रहेगा, वो जीरो रहेगा। क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ओके, तो क्लियर होगा ये मेरे ख्याल से, ये चीज़ क्लियर होगी, हाँ या ना। चलो ठीक, मैंने सुना। ओके, अपन लोग क्या करने वाले, देखो यहाँ से यहाँ जाने की बजाय अपन लोग, क्योंकि यहाँ से यहाँ में हमें प्रॉब्लम दिख रही है, क्या है कि हर पॉइंट पे आपका डायरेक्शन चेंज होता जाएगा। तो बेहतर है हम क्या करते हैं, दिमाग लगाते हैं। क्या लगाते हैं, दिमाग। और दिमाग लगाने का क्या तरीका है, दिमाग क्या कहता है मेरे को कि मैं पहले जाऊँ बी से सी, मैं कहा जाऊँ बी से सी, क्योंकि मैंने बता दिया इसका वर्ड का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा जो वर्क डन होता है वो कैसा होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। हम पाथ कोई सा भी फॉलो करें, ऐसे ऐसे जाओगे, मस्त ऐसे जाएँ, तब भी वर्क डन कितना करना पड़ेगा, उतना ही करना पड़ेगा जितना मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कोई भी पाथ फॉलो करो। अब हम फॉलो वो पाथ करेंगे जिससे हम आराम से आंसर निकाल पाएँ, ठीक है। उस पाथ को फॉलो करना ही चाहेंगे हम, जिस पाथ को हम आराम से सॉल्व कर पाएँ। ओके, तो देखो जरा क्या करने वाला है, मैं क्या बता रहा, हम पहले जाएंगे बी से सी, बी से सी, बी टू सी, ओके, देन सी टू ए, सी टू ए। इसमें देखोगे आप फ़ायदा क्या है, ठीक है। तो इन दो लाइन को उतार दो और हटा रहा हूँ उनको, ठीक है। चलो देखिए, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। तो भाई क्वेश्चन है ये, हम वर्क डन देखेंगे पहले बी टू सी, वर्क बी टू सी, बी टू सी। चलो सबसे पहले ध्यान दो, बी से सी में क्या करना चाहिए हमको, हमको करने का है बी से सी तक एक चार्ज क्यू नॉट लेके जाने का, छोटा चार्ज क्यू नॉट लेके जाना है। बी से कहाँ लेके जाना है, सी पर ले जाना है। ओके, तो जब हम बी से सी पर ले जाएंगे चार्ज को, तो आपको मैंने बताया कि फोर्स की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। सबसे पहले तो आप उल्टा देखो, प्रोसेस को जानने की कोशिश करो। फोर्स का फॉर्मूला होता है ये,
हाँ या ना, 11वीं में पढ़ा होगा, ठीक है। अब यदि मैं बी से सी जा रहा हूँ, फोर्स किस तरफ लग रखा है, ये पॉजिटिव चार्ज होगा ना, यहाँ पे क्यू नॉट कैसा चार्ज है, हमारा टेस्ट चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, ये भी कैसा है, पॉजिटिव दिया हुआ, ओके। तो ये क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे, हाँ या ना, मतलब मेरे पे जो क्यू नॉट पे जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा, रिपल्शन तो इसी तरफ होगा ना, और मैं किस तरफ ले जा रहा हूँ, बी से सी, इस तरफ ले जा रहा हूँ, हाँ या ना, मैं इस तरफ ले जा रहा हूँ ना। तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, फोर्स इस तरफ है, बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री, कितना है, 180 डिग्री, समझ में आए तो हाँ वो, ठीक है। बी से सी ले जाने के टाइम में हम फोर्स के अपोजिट चल रहे हैं, तो थीटा की वैल्यू क्या है, 180 डिग्री, ओके। फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ इंटू एस, लेकिन कैसा हो जाएगा, माइनस का, हालांकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है क्या, हाँ -1 होती है, ओके। तो देखिए माइनस में तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, चाहे तो लगा लो, ओके। तो अब देखो हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, एस, क्या एस प्रॉब्लम है, नहीं यार, बी से सी की वैल्यू पता लिया, बी टू सी डिस्प्लेसमेंट कितना है, ए है, तो एस प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम कौन है, एफ, अरे प्रॉब्लम है क्या है, नहीं यार, तो ये फॉर्मूला पता है, E इंटू क्यू, क्या है उसका फॉर्मूला, E इंटू क्यू, ओके। ई की वैल्यू प्रॉब्लम है क्या, ई की वैल्यू प्रॉब्लम है क्या, हाँ जी बिल्कुल है, ई की वैल्यू प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्यों, क्योंकि ई की वैल्यू वेरिएबल है, ई की वैल्यू क्या है, वेरिएबल। तो हम क्या करते हैं इस कंडीशन फिर जब वेरिएबल आते हैं, तो आपको समझ में आ गया प्रोसेस करना क्या है, पहले हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, फिर फोर्स निकालना, फिर उसको एस के रेस्पेक्ट में डिक्लेयर करके हमें वर्क मिल जाएगा। जब भी हमारा फोर्स वेरिएबल होगा तो हमें किसी न किसी चीज़ को मानना पड़ेगा, एक स्मॉल चीज़ माननी पड़ेगी और उसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे मानते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अपन लोग एक छोटा सा इंटीग्रेशन के लिए एक छोटा सा फंक्शन लेंगे, बी टू सी में, ये बी ये सी, मैंने एक बहुत छोटा सा एक डिस्प्लेसमेंट फंक्शन डी एस मान लिया, कितना मान लिया, डी एस, जिसके अराउंड ई की वैल्यू कितनी है, एस ई, ठीक है। और इसकी जो मेरी पॉजिटिव वायर है उससे जो डिस्टेंस है वो आर है, कितनी है, आप समझ में आ गया। ये सब दिमाग में करना है, ये सब क्या करना है, दिमाग में करना है। तो फटाफट इसको कॉपी पर बना दो, मैं इसको हटा रहा हूँ, कॉपी पर बनाओ फटाफट, बना लिया होगा, चलो फटाफट, ठीक है। तो आपके दिमाग में छप चुका है, आपकी कॉपी में छप चुका है ये चीज़। हम एक मान रहे हैं फंक्शन डी एस, माना है हमने फंक्शन जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, कितनी है, ई, ओके। तो ये हो गया, मेरे ख्याल से ये वर्क डन हो जाएगा, छोटा सा वर्क डन हो गया, है ना, क्योंकि ये जो डी एस था इसका मतलब चौड़ाई थी ना, यहाँ से लेके यहाँ, है ना, तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जाऊँगा तो कितना चलूँगा, डी एस चलूँगा, ठीक है। इतना छोटा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज कोई खास नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई मान ली मैंने, और चार्ज कितना लेके जा रहा हूँ, क्यू लेके जा रहा हूँ, यहाँ से लेके क्यू नॉट लेके जा रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक क्यू नॉट लेके जा रहा हूँ, ओके। तो क्यू नॉट तक समझ में आया, फंक्शन बना दिया हमने डब्ल्यू का, ओके। डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या था, याद है ना, एफ इंटू डी एस हो जाएगा, क्योंकि यदि ये छोटा सा फंक्शन डी एस चौड़ाई का है, इस पर फोर्स लग रहा है, तो एफ इंटू डी एस क्या हो जाएगा, वर्क डन, क्लियर है, ओके। नाउ माइनस का लगा दो, चाहे माइनस ना लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। माइनस क्यू इंटू ई की वैल्यू क्या होगी, ई की वैल्यू क्या होगी भाई, याद करो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगी, वायर की वजह से, किसकी वजह से, वायर की वजह से, और वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, मुझे याद दिलाओ यार, यही था क्या, आर क्या है, आर क्या है, मैंने मानी है ना कि ये जो डी एस था छोटा सा, डी टू एस ये थी, तो ये डिस्टेंस मानी थी ना मैंने वायर से, जो हमने एलिमेंट माना है, छोटा सा एलिमेंट, उसकी वैल्यू, ओके। तो उसकी डिस्टेंस है, ओके। यार ये बनाते जाओ, तो डी एस को बना दिया मैंने, ये डिस्टेंस मैंने आर मानी, ओके ना। ये हो गया हमारा फॉर्मूला, और ये होगी, और फिर मैंने यार एक चीज़ सही कर लो, यहाँ पे भी क्या कर लो, डी आर कर लो, क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि फंक्शन अलग अलग हो जाएगा, इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है। नाउ अपन लोग ये छोटा सा डब्लू आ गया, कैसा आया, छोटा सा डब्लू आ गया है, ओके। नाउ इंटीग्रेटिंग बहुत सारे
ठीक है। हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, वर्क को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। बी टू सी, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, बी टू सी जा रहे हैं, ओके। हमने मान लिया कि उसकी वैल्यू है डब्ल्यू, ओके। नाउ इसको इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ से कहाँ तक करेंगे इसको इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे भाई, बी से सी जा रहे हैं, बी से सी जा रहे हैं, तो इंटीग्रेशन यहाँ से होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहाँ से सेट हो रही है, यहाँ से, ओके। तो इंटीग्रेशन यहाँ से होगा, तो ये कितनी डिस्टेंस है, ये कितनी है 2a प्लस ए, कितनी है 3a, मतलब इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट क्या होगी 3a, और अपर लिमिट क्या होगी, अपर लिमिट क्या होगी, कहाँ तक आ रहे हैं, सी तक आ रहे हैं, 2a क्या होगी 2a, माइनस पहले से ही था यहाँ पे अवेलेबल, हाँ ना। चलिए यदि माइनस है ना, तो मैं लिमिट्स को चेंज कर सकता हूँ क्या भाई, देखो मैथ्स की है ये एक प्रॉपर्टी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी किसकी है, मैथ्स की प्रॉपर्टी है कि यदि हम बाहर माइनस लगा हो तो हम अपनी लिमिट्स को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ओके। तो मैथ्स में हमने पढ़ लिया होगा ये, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओके। तो लैम्डा कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन कांस्टेंट है, कौन है वेरिएबल 1/r dr, और कहाँ से कहाँ तक, सुबह से ये तक, लैम्डा Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r में इंटीग्रेशन क्या होगा मेरे ख्याल पे log r हो जाएगा, हाँ यहाँ log r, और कहाँ से कहाँ तक, सुबह से ये तक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो सकती सर नहीं, है ना। हाँ तो ये हो गया, बस लिमिट रखनी है, आपका आंसर मिल गया। अपर लिमिट पहले, लोअर लिमिट बाद में, 3/2 ए से ए कट गया, और आपका आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया क्या, बिल्कुल हाँ आंसर आ चुका है। क्यों सर, C2A भी तो जाना था अभी, C2A भी तो जाना था, C2A क्यों नहीं, कौन नहीं जाएगा भाई। देखो C2A में देखो जरा, देखो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट किस तरफ होगा, उस तरफ। C2A जा रहे हो ना, बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री, कितना होगा 90 डिग्री। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, वर्क डन कितना हो गया 0। ओह माय गॉड, C2A में कोई वर्क ही नहीं होगा, हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है। C से A में जाने में कोई वर्क करना ही नहीं है, अपना आप चला जाएगा वो, कोई भी वर्क करने की ज़रूरत नहीं है C2A में जाने की, ओके। तो टोटल वर्क डन क्या रह जाएगा, यही रह जाएगा हमारा लैम्डा Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू log 3/2, ओके। यही आंसर है, हम log की वैल्यू मत करनी है यहाँ पे, log 3/2 की वैल्यू हमें कोई मतलब नहीं है, काफ़ी ठीक है, ठीक है। मेरे ख्याल से आप ये समझ चुके होंगे ना, मैंने ये कैसे कर दिया, ये स्टेप कैसे आ गया 3/2, देख लो भाई जरा, पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो, उसको फिर समझाता हूँ। स्क्रीनशॉट लो फटाफट, ले लिया, चलिए लो क्या किया मैंने, ये लो 8 था, ये 3 को ऊपर 3 2 नीचे था। हम क्या करते हैं जब इंटीग्रेशन करते हैं, log 3 माइनस log 2a करते हैं, ओके। ये एक प्रॉपर्टी है, log a माइनस log b, log a माइनस log b, यदि दोनों का बेस सेम है, यहाँ पे बेस सेम है हमारा, ठीक है। तो जब बेस सेम होता है तो क्या करते हैं, ये a अपॉन b हो जाता है, ठीक है। यदि नहीं पता है तो इसको पता कर लो, और पता था तो अच्छी बात है, टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है। अब फटाफट इसका स्क्रीनशॉट तो आप पहले से ले चुके हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के लेक्चर का, और 5 क्वेश्चन, कल को हम कुछ एडवांस के क्वेश्चन करेंगे, एडवांस लेवल के क्वेश्चन होंगे, कुछ 2-3 ही होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि एडवांस का क्वेश्चन ज़्यादा समय मांगता है। क्यों, करने के लिए नहीं समय मांगता, समझाने के लिए समय मांगता है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन 15-15 20-20 मिनट ले लेता है समझाने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो क्या होगा, अभी लास्ट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है बहुत, लेकिन इसमें भी आपको सीख मिलेगी, ठीक है। अडाई बोल, ये क्वेश्चन 2012 का है, अडाई बोल is into
जिस साल मैंने दिया था IIT जेई, हाँ लास्ट था मेरे ख्याल से जेई मेंस का, जेई का। इट प्लेस्ड इनटू अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हमने जो अपना डायपोल है इस बात किस में रखा है, एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। देन इट फील्ड्स के ऑप्शन मुझे इसलिए याद है क्योंकि इसके आंसर ऑप्शन से ही निकलते हैं और अच्छे हैं ऑप्शन। ठीक है, इट फील्ड ओनली टॉर्क, only translational motion, okay? तो इसमें एक एरर का हो गई है, an angle of 30 degree, then it will। अभी पूरा क्वेश्चन कोई बन गया जेई का। ठीक है, ओनली ट्रांसलेशनल मोशन both torque and translational motion और डी नन। ठीक है, तो देखो जरा 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन आप देख पा रहे हो। ठीक है, हमने जो मैंने जो आपको पढ़ाया था वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पढ़ाया था। ठीक है, मैं इसीलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस भी कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इस टाइप की चीज़ मैंने आपको बताई थी। ठीक है, ओके देखो यहाँ से देखो, ये कोई डायपोल है जो कि किसी ऐसी फील्ड में रखा है जो नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म नहीं है। हमने जो देखी थी वही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी। कैसी थी? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी। लेकिन ये कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म है। इसका मतलब यहाँ पे कोई E1 होगा और यहाँ पे क्या होगी? E2 होगी। दोनों जगह फील्ड की वैल्यू क्या होगी? डिफर होगी। फील्ड की वैल्यू क्या होगी? डिफर होगी कि नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म नहीं है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिफर होगी तो इसमें यदि मैं Q की मल्टीप्लाई कर दूँ, जो चार्ज है ओके, Q की मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा? फोर्स। तो ये F1, ये F2। लॉजिक है बस, और कुछ ही नहीं। F1 और F2। ठीक है, यदि मैं ये जब पहली बार क्वेश्चन आया था ना 2008 में, तो यदि मैं उस टाइम की बात करूँ, नहीं सॉरी 2007 में, तो उस टाइम की बात करूँ तो ये उस टाइम पे एडवांस का लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, अभी ये थोड़ा लेवल कम हो गया इसका। ओके, तो ये जो था आपको समझ में आ गया, ये F1 हो गया, ये F2 हो गया। F1 और F2 क्या होंगे? नॉन इक्वल फोर्सेज होंगे, नॉन इक्वल फोर्सेज होंगे। ओके ओके, अब ध्यान से देखो जरा, नेट फोर्स क्या होगा? अब क्या नेट फोर्स 0 होगा? नेट फोर्स 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि F1 और F2 अपोजिट टू ईच अदर हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या इक्वल टू ईच अदर है? नहीं, इक्वल टू ईच अदर सही हो, ये कंडीशन सही है, इक्वल टू ईच अदर नहीं है, तो नेट फोर्स 0 नहीं होगा। नेट फोर्स समथिंग कुछ ना कुछ आएगा, F1 माइनस F2 आएगा या F2 माइनस F1 आएगा। अब यदि F1 माइनस F2 करके F नेट आ रहा है तो क्या ये वाली कंडीशन हो सकती है? टॉर्क क्या होता है? ओनली टॉर्क। ओनली टॉर्क का मतलब क्या है कि केवल टॉर्क लगेगा, लेकिन यहाँ पे जो है इस पर एक नेट फोर्स है, इस पर एक नेट फोर्स है। हमारी जो पहली कंडीशन थी उस पर नेट फोर्स कितना था? 0 था। इसका मतलब जो हमारा पॉइंट है जो है वो केवल और केवल क्या करता रहेगा? घूमता रहेगा। ठीक है, मतलब टॉर्क लगेगा उस पर। क्या लगेगा? ओनली टॉर्क लगेगा। तो मतलब याद रखो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुई तो उस पर क्या लगेगा? हमेशा टॉर्क। नेट फोर्स क्या रहेगा? 0। ट्रांसलेशनल मोशन आपको पता होगा क्या होता है? ये दिस इज़ द ट्रांसलेशनल मोशन। ये भी ट्रांसलेशनल है, मतलब सिंगल एक्सिस में यदि कोई बॉडी या कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल मोशन। ओके, सीधी लाइन में, स्ट्रेट लाइन में। ओके, अब ये डायपोल क्या करेगा?
इस पर ऐसे तो फोर्स लगता रहेगा, सॉरी टॉर्क लगता रहेगा, क्योंकि टॉर्क तो लगेगा, बट ये ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ना भी स्टार्ट करेगा या पीछे भी जाना स्टार्ट करेगा। वो डिपेंड करेगा कौन सा फोर्स बड़ा है। F1 बड़ा है तो F1 की तरफ इस तरफ बढ़ना स्टार्ट करेगा, और यदि F2 बड़ा है तो F2 की तरफ बढ़ना स्टार्ट। इसका मतलब जो हमारा डाइपोल होगा वो सी ऑप्शन को फॉलो करेगा, मतलब दोनों चीज़ होंगी इसमें, टॉर्क भी होंगी और ट्रांसलेशनल मोशन भी होगा। ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब समझ में आ गया आपको? ओके, तो ये क्वेश्चन भी है आपका जेई का पूछा हुआ, और एक ये आपका नोट्स बनाने का थ्योरी का कॉन्सेप्ट भी है कि व्हेन डाइपोल इज पुट अंडर द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट फील्स अ फोर्स ट्रांसलेशन ए फोर्स एंड अ टॉर्क ऑल्सो, दैट्स व्हाई इट रोटेट एंड ट्रांसलेट, इट रोटेट एज वेल एज ट्रांसलेट। ओके, इस सेंटेंस को उतार भी दो, ठीक है, दोबारा नहीं बोलने का, पीछे जाओ दोबारा से सुन लेना। ओके, तो फिलहाल के लिए हम रोकते हैं आज, क्योंकि 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेने जैसा कुछ है नहीं, केवल समझने जैसा था इन क्वेश्चनों में। तो अपन लोग कल को करेंगे एडवांस के 2-3 क्वेश्चन, ठीक है, कोशिश करते हैं करने की, और तब तक के लिए जय राम जी की।